हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तब आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, और चैनल का नाम होगा बिलव्ड कम्युनिटी। आप सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इस चैप्टर में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इस पर इतना फैक्ट्स और इतना कुछ वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मतलब फैक्ट्स इम्पोर्टेंट का मतलब है इतना कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा। तो आपको लिखना बहुत पड़ेगा, पढ़ना बहुत पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा याद करने वाली उतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ एंड मैचुरेशन। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैचुरेशन, जिनके बारे में हमें बताना है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ द ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन ए पर्सनस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इंसान के शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी चेंजेस उसके अंदर आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल एबिलिटीज़, उन सबको एक साथ मिला के हम कहते हैं डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है ये एक ऑर्डरली चेंजेस है, यानी ये एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। जैसे कि एक बच्चा सबसे पहले क्या करना सीखता है, बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़े होना सीखता है, फिर जाके कहीं चलना सीखता है, और फिर जाके वो दौड़ना सीखता है। तो ये एक सीक्वेंस में होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चे पहले दिन से दौड़ने लगता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और ये जो ग्रोथ है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव चेंजेस होती है, जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ में सबसे पहले हम कहेंगे क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस है। ये फिजिकल इंक्रीज में दिखा जाता है, जैसे कि हाइट इंक्रीज, वेट इंक्रीज, सॉरी वेट इंक्रीज, हाँ वेट गेन, वेट लॉस, इसमें देखा जाता है। और स्टॉप्स आफ्टर ए पॉइंट, कुछ टाइम बाद या फिर एक उम्र तक वो रुक जाती है। जैसे हाइट का बढ़ना एक एज तक रुक जाता है। वेट वेट हर एक एज के बाद तो रुकता नहीं है, लेकिन वेट तो क्वांटिटी है ना, मतलब क्वांटिटी बेस्ड एक फैक्टर है, और ये मेजरेबल भी है। तब वेट कैसे आया, ग्रोथ में आया। फिर एक और कॉन्सेप्ट है मैचुरेशन। मैचुरेशन भी डेवलपमेंट का एक और कॉन्सेप्ट है, आप कहोगे एक और ब्रांच है, जिसका मतलब है नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज ड्रिवन बाय हेरिडिटी। जैसे कि वॉकिंग हो गया, चलना हो गया। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े लेट चलना सीखते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा लेट मतलब बोलना सीखते हैं। तो ये इंसान का एक हेरिडिटी बेस्ड होता है, एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है कि इसका जेनेटिक पोटेंशियल कितना है और कितना हद तक, कितने लिमिट तक किसी चीज़ की मैच्योर होने की ताकत है। तो इसको हम कहेंगे मैचुरेशन। तो ये नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज़, मतलब किसी में एबिलिटीज़ अगर है तो वो कितना ज़्यादा अनफोल्ड होगा, कितने हद तक अनफोल्ड होगा, कैसे, कितना लिमिट होगा उस चीज़ को ग्रो करने में, मैच्योर होने में, उसको हम कहेंगे मैचुरेशन। तो ग्रोथ बेसिकली, सॉरी ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट बेसिकली एक मतलब समेशन ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो ग्रोथ का, मैचुरेशन का और लर्निंग का एक ओवरऑल समेशन को ही हम कहेंगे डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है दैट डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं आप बताओ। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जैसे 0 से लेके, मानो कोई इंसान है जो
67 ईयर्स तक वो ज़िंदा रहा है इंसान। तो ये पूरा मतलब उसका लाइफ स्पैन हो गया है, मतलब 0 से लेके जितने टाइम तक कोई इंसान जीता है वो पूरा होता है उसका लाइफ स्पैन। तो इस लाइफ स्पैन में डेवलपमेंट जो होता है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, या फिर कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, आप वो बताओ। तो इस चीज़ को अगर डेवलपमेंट को हम देखें लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के थ्रू, तो सबसे पहला कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी वो फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, यानी जन्म से लेके बुढ़ापे तक, मृत्यु तक डेवलपमेंट होता है, यानी ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फिर दूसरा है मल्टी डायमेंशनल, यानी अलग अलग डायमेंशन में डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकली भी हो रहा है, कॉग्निटिव भी हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, साथ में सोशल भी हो रहा है। तो अलग अलग डायमेंशन में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर हम एडोलिसेंट एज पे देखें, तो एडोलिसेंट एज में क्या होता है कि बच्चे फिजिकली भी ग्रो कर रहा है, इमोशनली भी ग्रो कर रहा है, सोशली भी एक्सपेंड कर रहा है अपने रिलेशनशिप्स, पीयर ग्रुप्स, तो ये सारी चीज़ें। फिर मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भी होता है। कई बार चीज़ें अच्छी होती है, कई बार गलत होती है। जैसे मतलब गलत नहीं, मतलब बुरा होता है। जैसे मतलब सम ट्रेड्स ग्रो, अदर्स डिक्लाइन। कुछ ट्रेड्स होती है जो कि ग्रो करता है टाइम के साथ, कुछ होती है जो घटती है, डिक्लाइन करती हैं। जैसे कि ग्रो में क्या है, मानो इंसान की बुद्धि, अगर हम कहें नॉलेज या फिर विजडम, वो वक्त के साथ ग्रो करता है। लेकिन किसी इंसान में काम करने की एक जो ताकत है, मानो उसकी स्ट्रेंथ कहें, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, वो टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होता है, यानी घटता है। ओके। फिर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब है एबिलिटीज़ कैन चेंज विद एफर्ट। तो एफर्ट के साथ साथ इंसान में जो भी एबिलिटीज़ है वो चेंज किया जा सकता है। प्लास्टिसिटी का मतलब है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस मतलब अलाउड है। फिर है कॉन्टेक्चुअल, यानी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा कल्चर है, कौन सा टाइम है, कैसा एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, और ये जो डेवलपमेंट है अलग अलग डिसिप्लिन में स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी में, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, फिर न्यूरो साइंस में भी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, न्यूरो साइंस में पढ़ते हैं, फिर हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम सोशल वाला पार्ट देखें, सोशल डेवलपमेंट, तो सोशियोलॉजी में भी डेवलपमेंट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछता है डेवलपमेंटल टास्क क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो डेवलपमेंटल टास्क बेसिकली वो टास्क है जो कि हर एक डेवलपमेंटल स्टेज के साथ रिलेटेड है। यानी अगर कोई इंसान पर्टिकुलर एक डेवलपमेंटल स्टेज में है, तब उसको ये टास्क कर लेना चाहिए, या फिर वो इस स्टेज पे ये टास्क करता है बेसिकली। ओके। सो डेवलपमेंटल टास्क आर एज रिलेटेड स्किल्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स अडेप्ट एंड ग्रो। तो एज रिलेटेड यानी कौन से एज में, कौन से डेवलपमेंटल एज में कौन सा स्किल इस इंसान में बिल्ड होगा, वो है हमारा डेवलपमेंटल टास्क। जैसे एक स्टेज अगर है, एक एज है इन्फेंसी, तो इन्फेंसी एज में बच्चा सीखता है ट्रस्ट बिल्ड करना, बॉन्ड बनाना सीखता है लोगों के साथ। ट्रस्ट में जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अंकल है, वो मानो ऐसे बच्चे को पकड़ के बच्चे को उछाल रहे हैं ऐसे, अरे कैसा बच्चा बन गया रही ओके जैसा भी है एक बच्चा है, तो कोई अंकल है, ये अंकल के 2 हाथ हैं, अंकल बच्चे को उछाल रहे हैं और फिर नीचे फिर वो गोदी में ले रहे हैं, फिर उछाल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है खिलखिला रहा है, वो डर नहीं रहा है, क्योंकि क्यों, उसने एक ट्रस्ट बिल्ड करना सीखा है, उसने अपने अंकल के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया है। और फिर बॉन्ड बॉन्ड करना सीखता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि माँ के गोद में आते ही बच्चा सो जाता है, या फिर कई बार क्योंकि वहाँ पे वो सेफ और सिक्योर महसूस करता है। या फिर कई बार देखना कि बच्चा अगर रो रहा होता है तो माँ के अलावा कोई और उसको चुप करा ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ के साथ वो उसका एक बॉन्ड है, उसका अटैचमेंट है, तो वो माँ के साथ अटैच्ड फील करता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग और अटैचमेंट जो है, माँ नहीं, हम बेसिकली केयर गिवर कहेंगे, मतलब जो भी केयर गिवर्स है उनके साथ एक बॉन्ड होता है, एक अटैचमेंट बच्चा डेवलप करता है। फिर जब वो चाइल्डहुड में आता है, तब वो पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, पीयर इंटरेक्शन सीखता है, अच्छे से बोलना सीखता है। फिर वो एडोलिसेंट में आता है, तो एडोलिसेंट में क्या करता है, एडोलिसेंस पीरियड में आइडेंटिटी क्राइसिस को अपना समझता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, या फिर बहुत बार अपने जो
जेंडर रोल से उनके बारे में भी सीखता है। इंडिपेंडेंस सीखता है कि मैं अपने मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर जब बच्चा एडल्टहुड में आता है, एडल्ट अब तो बच्चा नहीं कहेंगे, जब वो ह्यूमन बीइंग एडल्टहुड में आता है अपना, तब वो करियर के बारे में जानता है, रिलेशनशिप के बारे में जानता है, फिर पेरेंटिंग के बारे में सीखता है, मैरिज के बारे में सीखता है, पार्टनर ढूंढना सीखता है, शादी करना, घर बसाना, ये सारी चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, या फिर ये सारी चीज़ें करता है। और जब वो ओल्ड एज में चला जाता है तब वो रिटायरमेंट के बारे में, मतलब रिटायरमेंट से मतलब डील करना सीखता है, कोपिंग विथ लॉस, कोई लव्ड वन की अगर डेथ हो जाती है घर पे, या फिर मतलब किसी भी तरीके का लॉस हो, उससे कोप करना सीखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है that environment of the child has a major role in the development of the child, support with example। तो बच्चे का, किसी भी बच्चे का एनवायरनमेंट उसके डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये तो सही बात है, लेकिन आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट करो। तो हमने कहा कि ए चाइल्ड सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ एलोंग विथ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी यानी जीन्स के साथ साथ बच्चे का एनवायरनमेंट भी उसके डेवलपमेंट में बहुत हद तक क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि एक अगर एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे 1 एग्जांपल 2 और 3, 3 एग्जांपल दिया है। अरे तो 1 2 और 3। ओके, तो एक एग्जांपल है, अगर बच्चे को एक स्टिमुलेटिंग एक एनवायरनमेंट में रखा गया है, एक ऐसा घर पे रखा गया है जहाँ पे उसको अच्छा बुक्स मिल रहा है पढ़ने के लिए, अच्छी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी माइंड लेवल की गेम अगर उसको मिल रही है जो जिससे कि दिमाग तेज़ हो जाता है, तब ये जाहिर सी बात है बच्चे का इंटेलिजेंस जो है वो बूस्ट करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर बच्चे का जो स्कूल है, जो पीयर्स हैं, अगर पीयर्स के साथ यानी बाकी साथ वालों के साथ अगर उसका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, स्कूल जो है फ्रेंडली होगा, तब उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। ओके, फिर है ए शाई चाइल्ड में बिकम आउटगोइंग इन ए सोशल सेटअप। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शाई है और वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सेटअप में रखा जाएगा तब हो सकता है वो आउटगोइंग बन जाए, यानी उसमें एक्सट्रोवर्टिज्म भी थोड़ा बहुत आ जाए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है दैट हाउ डू सोशियो कल्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि सोशियो कल्चर फैक्टर्स कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो सोशियो कल्चर फैक्टर्स क्या है? सोशियो कल्चर फैक्टर्स है हमारा जो सोसाइटी और हमारा जो कल्चर है उसका एक कॉम्बिनेशन, और ये सोसाइटी और कल्चर का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स है, जैसे हमारे फैमिली है, ट्रेडिशंस कैसा है, एजुकेशन कैसे हैं, जेंडर रोल क्या हमारा, सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक मॉडल है ब्रॉनफेन-ब्रेंस का, एक मॉडल है जिसको कि हम कहते हैं ब्रॉनफेन-ब्रेंस इकोलॉजिकल मॉडल। यहाँ पे उतना ढंग से लिखा नहीं है, इकोलॉजिकल मॉडल। तो इकोलॉजिकल मॉडल कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो अलग अलग सिस्टम्स में होता है। जैसे कि पहला सिस्टम हो गया माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आता है? माइक्रो सिस्टम में आता है फैमिली और पीयर ग्रुप्स, यानी अपने मतलब फैमिली और आप कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, फिर आता है मेजो सिस्टम। मेजो सिस्टम में इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग, कि बच्चा किस तरीके के एनवायरनमेंट में है, उसके इंटर रिलेशंस कैसे, उसके आसपास के लोगों के साथ उसके इंटरेक्शन कैसी हैं। फिर आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम का मतलब है पेरेंट्स का वर्क प्लेस कैसा है, क्योंकि मम्मी पापा के वर्क प्लेस के ऊपर भी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि उससे मम्मी पापा का मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा, मूड कैसा रहेगा, मानसिकता कैसी रहेगी, वो पता चलता है। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो माने बहुत बड़ा, तो वो होता है कल्चर। और फिर आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम मतलब हिस्टोरिकल टाइम, या फिर कौन सा टाइम फ्रेम में बच्चा पैदा हुआ है या फिर वो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जेंडर रोल्स शेप बिहेवियर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। तो किसी का जेंडर रोल से उसका बिहेवियर का पता चलता है। जैसे अगर लड़की हैं
और उसको पता है कि मैं लड़की हूँ, मेरा जेंडर ये है, मेरे कुछ रोल्स ऐसा है, तो उसके बिहेवियर अलग होगा एक किसी पर्टिकुलर सेटिंग में एक लड़के से। या फिर किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, यानी वो फाइनेंशियली कैसा है इंसान, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने फैमिली को या फिर किसी अपने चाइल्ड को कैसा एजुकेशन दे पाएगा, कैसा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि डिस्कस द कॉग्निटिव कहाँ गया, अच्छा हाँ, डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए डेवलपमेंट। ओके, सो डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए डेवलपिंग चाइल्ड। तो एक बच्चा डेवलपिंग अपने एरा में है, अपना डेवलप कर रहा है, तब उसमें कौन कौन सी कॉग्निटिव चेंजेस होंगे वो बताओ। तो कॉग्निटिव चेंजेस का मतलब होता है मेंटल चेंजेस, है ना। मेंटल चेंजेस में क्या आ गए, जैसे उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा एक थ्योरी आता है जिनको कि हम कहेंगे जॉन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस होती है जिसके थ्रू ये कॉग्निटिव चेंजेस होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेज हमारा है सेंसोरी मोटर स्टेज, जहाँ पे बच्चा सेंस के बेसिस पे सीखता है एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मतलब परमानेंटली उसको याद रखने की उसमें वो क्षमता डेवलप होती है, तब ऑब्जेक्ट परमानेंस हम इसको कहेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज है जो कि 2 से 7 साल तक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसकी सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होगी। जैसे कि बच्चे देख के नहीं बोलते, जैसे आप मानो उसको वो नहीं पढ़ाते हो ए फॉर एप्पल, तो बी फॉर बॉल, ये वाली चीज़ें। तो बॉल में एप्पल में वो शायद बॉल को पढ़ना ना जानता हो, लेकिन वो फ़ोटो देख के पहचान रहा है कि हाँ चलो ये बॉल है। तो इस तरीके से सिंबॉलिक थिंकिंग उसमें डेवलप होगा और ईगोसेंट्रिक इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होगी। फिर आता है तीसरा स्टेज जिसको कि हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितने साल तक होती है? 7 से 11 साल के बच्चे में, मतलब 7 से 11 साल तक ये स्टेज रहता है जिसको कि हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो जिस पे बच्चा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सीखता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको कि हम चौथा स्टेज कहेंगे, जो कि 11 ईयर्स से मतलब आगे जितनी भी चीज़ें स्टेज है उस पर वो सीखता है, जहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, आइडियलिज्म, ये सारी चीज़ों को वो सीखता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉग्निटिव चेंजेस कितने स्टेजेस में होते हैं? 4 स्टेजेस में। 4 स्टेजेस में कौन कौन सा स्टेज है? हमारा पहला स्टेज है सेंसोरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो और इस थ्योरी को हम कहेंगे जॉन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है हम देखते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है अटैचमेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, डिस्कस। तो इसको ना आपने अभी मॉडर्न एरा में एक नाम देते हैं या फिर एक नाम से जानोगे, अटैचमेंट स्टाइल। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल कर लेना, यूट्यूब पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। तो अटैचमेंट स्टाइल ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में कैसा इसका इफेक्ट है। इससे हम पता लगाते हैं रिलेशनशिप में टॉक्सिक है या मतलब अच्छा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो अटैचमेंट बच्चा अपने चाइल्डहुड में सीखता है, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। किस तरीके से? सो अटैचमेंट क्या है? बेसिकली अटैचमेंट इज़ द बॉन्ड, अटैचमेंट इज़ द इमोशनल बॉन्ड विद केयर गिवर्स। अटैचमेंट इज़ द इमोशनल बॉन्ड विद केयर गिवर्स। तो जो भी बचपन में बच्चे का केयर गिवर होता है, जैसे यहाँ पे कोई नर्स अगर होती हैं, माँ तो होती है, मतलब ऑब्वियस चीज़ है, जैसे कोई नर्स अगर होती है या फिर उसके अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो उनके साथ बच्चा एक अटैचमेंट शेयर करता है और उस अटैचमेंट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जिससे कि आगे जाके उस लॉन्ग टर्म में बच्चे के रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अटैचमेंट है इसको हम कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट में क्या होता है, बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, वो इमोशनली स्टेबल होता है। तो इससे क्या होता है
जैसे अगर मानो मैं ये चीज़ें शायद डिस्कस करना शायद आप लोगों के लिए सही नहीं होगा, बहुत मैं थोड़ा और हट के एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम बहुत बार ऐसे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो कोई एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है जो अगर दूसरा फ्रेंड जो है किसी और फ्रेंड के साथ बात कर रहा है तब उसको जेलसी होती है। लेकिन दूसरा ऐसा है कि वो अगर पहला फ्रेंड किसी और के साथ बात कर रहा है तब उसको जेलसी नहीं होती है, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल है और कॉन्फिडेंट है, उसका अटैचमेंट स्टाइल है सिक्योर। वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। वैसा ही एक और है इनसिक्योर अटैचमेंट। यहाँ पे बहुत बार ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होती है, रिलेशनशिप में एंजाइटी आती है। ये कॉन्सेप्ट है ही रिलेशनशिप पे बेस्ड, है ना। ओके, फिर आपका दो तरीके का इनसिक्योर सिक्योर अटैचमेंट है। और हार्लोस मंकी स्टडी शोड इमोशनल कंफर्ट मैटर्स, एरिक्सन सेड अर्ली ट्रस्ट बिल्ड्स इमोशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे दो तरीके के अटैचमेंट हमने देख लिया। और फिर दो और साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट अब जो भी कहें, तो उनके जो हार्लोस मंकी स्टडी, एक मंकी का एक स्टडी है, आप अगर देखोगे जहाँ पे मतलब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। एक मंकी को रखा गया है, एक मंकी का बच्चा, एक बंदर का बच्चा रखा जाता है, और मतलब दो आर्टिफिशियल मदर मंकी बनाया जाता है, जहाँ पे एक थोड़ा हार्ड रहता है, मतलब थोड़ा ऐसी मतलब सॉफ्ट नहीं है, और दूसरे में मानो थोड़ी बहुत मतलब कपड़ा वपड़ा कॉटन वटन डाल के उसको सॉफ्ट किया जाता है। तो देखा जाता है अगर जो हार्ड वाला है उससे अगर बच्चा खाना भी खा रहा है, लेकिन वो सोने के लिए जो सॉफ्ट वाला मंकी है उसी के पास जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको सिक्योर महसूस हो रहा है। और फिर उसी तरीके से एरिक्सन, एक और हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अर्ली ट्रस्ट बिल्ड्स इमोशनल सिक्योरिटी। अगर किसी में ट्रस्ट अगर बिल्ड होता है बचपन में, तब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर महसूस करता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आंसर जो है ना, मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा वो हुआ। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एडोलिसेंस क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। तो हमने देखा ना जॉन पाइगट्स के थ्योरी में कि एडोलिसेंट के एज में यानी 11+ से एज के ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है। तो एडोलिसेंस क्या है? तो एडोलिसेंस इज द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड मार्क्ड बाय प्यूबर्टी एंड आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। तो एडोलिसेंट वो स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा चाइल्ड से एडल्ट बनता है, और इसमें प्यूबर्टी होती है, यानी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होती हैं, और आइडेंटिटी एक्सप्लोर करता है बच्चा। अब ईगोसेंट्रिज्म क्या है? टीन्स बिलीव देयर थॉट्स आर द सेंटर ऑफ अटेंशंस। बहुत सारे टीनेजर बच्चे हैं जिनमें एक ईगो डेवलप होता है, उनको लगता है कि हम ही सही है, हमारा थॉट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम ही को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, मतलब उसको लगता है कि मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, मुझे अटेंशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसको ऐसा लगता रहता है कि जैसे इमेजिनरी कोई ऑडियंस है, जिससे कि सब लोग उसको देख रहे हैं, तो उसको अच्छा परफॉर्म करना है, हर चीज़ अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना है। पर्सनल फेवल, आई एम यूनिक, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। कई बार ऐसा भी लगता है यार मैं बहुत अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी लिखती है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी महसूस किया होगा, आपके साथ हो रहा होगा, या फिर मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा। वक्त मेरा भी आया, मुझे लगा कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। तो ये एक्चुअल में उस स्टेज का कमाल है, ऐसा अलग से कुछ है नहीं। ओके, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस पीरियड में जो एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है वो किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस है। सबसे पहला है फैमिली। फैमिली का कैसे सपोर्ट है? अगर फैमिली का सपोर्ट है तो बच्चे का एक हेल्दी आइडेंटिटी फॉर्म होता है, वो खुश रहता है अपनी आइडेंटिटी में और घर वालों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है। दूसरा है कल्चर, कि कौन से कल्चर में रह रहा है, उससे उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या उसके रोल्स होंगे, क्या वो करेगा ना करेगा, कौन सी चीज़ों को वो सही मानेगा, कौन सी चीज़ों को वो गलत मानेगा, ये फ़र्क पड़ेगा, ये सीखेगा। फिर पीयर्स है, इन्फ्लुएंस, हॉबीज़, चॉइसेस, जो उसके फ्रेंड्स ग्रुप है उससे उसके क्या क्या हॉबीज़ होंगे वो जान सकते हैं हम। जैसे ज़्यादातर अगर उसके फ्रेंड्स में स्पोर्ट्स में है तो हो सकता है बच्चे को भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद हो। फिर अगर ज़्यादा बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है ना कि 10th के बाद हमने, चलो हमारे फ्रेंड्स भी कॉमर्स ले रहे हैं तो हम भी कॉमर्स ले लेते हैं, तो चॉइसेस भी उसके पीयर्स के साथ इन्फ्लुएंस होगा, पीयर्स के साथ में पीयर्स से इन्फ्लुएंस होगा। ओके,
फिर उसके जेंडर क्या है, एथनिटी क्या है, उससे उसकी सेल्फ इमेज डेवलप होगी कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर लड़की हूँ तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो ये चीज़ें। और कैरियर चॉइसेस, तो कैरियर चॉइसेस से क्या पता चलेगा हमें कि रिफ्लेक्ट एंड शेप आइडेंटिटी, और कोई बच्चा कौन से कैरियर चूज़ कर रहा है उससे हमें पता चलेगा कि उसके आइडेंटिटी, वो कैसे सोचता है, क्या अपने बारे में सोचता है। और एडोलिसेंट में बेसिकली बच्चे एक्सप्लोर करते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये सारी चीज़ों को। ओके, फिर हमारा 10th क्वेश्चन, और ये शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ओके, हमारा जब थैंक यू स्लाइड आ ही गया है, तो यहाँ पे है, अब तक हमने एडोलिसेंस के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है कि एडल्टहुड में कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। तो सबसे पहला कैरियर चॉइस, स्ट्रेस फ्रॉम अनसर्टिनिटी, पता नहीं चलता गवर्नमेंट जॉब की करो, प्राइवेट की करो, क्या करूँ। गवर्नमेंट करूँ तो 2-3 साल प्रिपरेशन में ही निकल जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। प्राइवेट करूँ तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, बॉस, टारगेट्स होती है बहुत सारी, तो ऐसी हैं। फिर एक्सपेक्टेशन, सब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट बनने का एक प्रेशर आ जाता है, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होते हैं इंडिपेंडेंस से, बहुत बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हम कहते हैं। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेशंस से झेलना पड़ता है। फिर रिलेशनशिप, उसको अपने मतलब पार्टनर ढूंढना होता है, एडजस्ट करना होता है, किसी के साथ शादी करनी होती है, अपनी जो दोस्ती है उनको मेंटेन रखना होता है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस, मनी को मैनेज करना, आगे प्लान करना, कमाना, इन सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस होता है। फिर स्टेबलाइजिंग आइडेंटिटी, मेकिंग फर्म लाइफ चॉइसेस, अब उसको स्टेबल होना है ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ चॉइसेस को करनी होगी कि नहीं ये करना है, यही चीज़ करना है, इससे में यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे थे, दादाजी थे, तो मुझे भी इस चीज़ को बरकरार रखना है। और रोल बैलेंस, मतलब काम को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, सोशल लाइफ को बैलेंस करना, ये सारी चैलेंजेस फेस करनी होती है, जिसको कि हम सीधी भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। ओके, तो यही तक हमारा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी कंप्लीट किया है। तो आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके पीडीएफ और अपडेट्स वगैरह चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे के साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो प्रियेशी सूत्रधर, ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, वैसे ए नहीं है, एक ही है, प्रियेशी सूत्रधर। और साथ में बिलव्ड एकेडमी भी लिखा मिलेगा, अच्छा होगा ढूंढने के लिए। सो दैट्स इट। मैं चाहूँगी खुश रहो, अच्छा रहो, और कुछ भी और अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। ये चैप्टर 1 से मैंने शुरू किया है, चैप्टर 3 तक हमने किया है और आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।